नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राजस्थान में चुनाव कैंपेन का शोर थम गया, प्रचार का वक्त खत्म हो गया। अब फैसले की घड़ी है। 34 घंटे बाद जनता वोट के जरिए फैसला कर देगी। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिक मीटिंग्स की। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज राजस्थान में किसी बड़े और नेशनल लीडर की पब्लिक मीटिंग नहीं हुई। आखिरी दिन कैंपेन की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने संभाल रखी थी। आज राजस्थान में सबसे पहली पब्लिक मीटिंग नरेंद्र मोदी की हुई। राजसमंद में रैली करने के बाद मोदी सीधे मथुरा पहुंचे, कृष्ण जन्मभूमि पर गए। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन किए। असल में आज देवोत्थानी एकादशी है और आज ही कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती है। इसलिए मथुरा में आज से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ब्रज रज महोत्सव शुरू किया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। योगी भी राजस्थान में कैंपेन करके सीधे मथुरा पहुंचे। मोदी और योगी मथुरा में सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचे। इसके बाद केशव देव मंदिर में पूजा की, फिर योग माया के दर्शन किए। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के गर्भगृह में जाकर राधा कृष्ण की पादुकाओं की पूजा भी की। मोदी वहां मौजूद भक्तों से मिले और इसके बाद मोदी ब्रजरज महोत्सव में पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने बात की भक्ति की, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। मोदी ने मथुरा के साथ साथ पूरे ब्रज मंडल का जिक्र किया। भगवान कृष्ण का, मीराबाई का, मथुरा के अलावा राजस्थान और गुजरात से क्या कनेक्शन है, यह समझाया। पिछली सरकारों पर ब्रज क्षेत्र की अनदेखी का इल्जाम लगाया। इन सब का राजस्थान के चुनाव से क्या संबंध है, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। मोदी ने मथुरा में भाषण की शुरुआत में ही राधा कृष्ण की धरती को प्रणाम किया, उसकी महिमा बताई और राजस्थान के चुनाव का जिक्र भी कर दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लाल जी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है। यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। इसके बाद मोदी ने ब्रज का गुजरात और राजस्थान से गहरे रिश्ते का जिक्र किया और मोदी ने कहा कि कन्हैया गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ। ब्रज में मीरा ने कृष्ण भक्ति का रसपान किया और फिर गुजरात में द्वारकाधीश के धाम में ही जीवन का अंतिम वक्त बिताया।
भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और आखिर में मोदी ने भगवान कृष्ण के भक्तों के मतलब की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या और काशी की तरह मथुरा का भी कायाकल्प होगा। कृष्ण की नगरी को फिर से पुराना भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने ब्रज की अनदेखी की, लेकिन अब जल्दी ही ब्रज का भी कायाकल्प होगा। जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे को बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में करोड़ों कृष्ण भक्त हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के बाद जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन करना जरूरी है। इसी तरह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में और जयपुर में मीराबाई का मंदिर है। खास बात यह कि नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान इन सभी इलाकों में गए। राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ के अलावा पूर्वी राजस्थान के इलाके में मीराबाई की बहुत मान्यता है। मीराबाई को राधा रानी का अवतार माना जाता है। मीराबाई राजस्थान में पैदा हुई, राजपूतानी थी, महारानी थी, लेकिन कृष्ण भक्ति में सब कुछ छोड़कर मथुरा आ गई। इसीलिए आज मोदी ने अपने भाषण में बार बार राजस्थान और मथुरा के संबंध का जिक्र किया। पूर्वी राजस्थान के 7 जिले भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर ब्रज क्षेत्र में आते हैं।
यह वो इलाका है जिसकी वजह से पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाई थी। इस इलाके में 50 सीटें हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। इसीलिए अशोक गहलोत ने इस इलाके के 6 विधायकों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। इस इलाके में गुर्जर और मीणा जाति का बाहुल्य है। पिछली बार दोनों जातियों का वोट कांग्रेस को मिला था, इसलिए इस बार बीजेपी की नजर इस इलाके पर है। मोदी ने मथुरा में बार बार मीराबाई की भक्ति, शक्ति और आत्मबल की बात की। राजस्थान के शौर्य और महिलाओं के सम्मान की परंपरा की याद दिलाई। इससे थोड़ी देर पहले मोदी राजस्थान के राजसमंद में थे। मथुरा में मोदी ने सिर्फ मीराबाई की बात की, उनकी भक्ति की बात की, लेकिन देवगढ़ की रैली में मोदी ने गुर्जर और दलित समाज की बात की। सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे का हवाला देकर मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा गुर्जर समाज का अपमान किया, दलितों को नीचा दिखाया। मोदी ने कहा कि राजस्थान में यह तो किसी से छुपा नहीं है कि पहले कांग्रेस ने राजेश पायलट का अपमान किया, राजेश पायलट से दुश्मनी निकाली और अब उनके बेटे सचिन पायलट का लगातार अपमान किया जा रहा है। असल में मोदी ने कल अपनी रैलियों में यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने सफाई दी। मोदी ने इसी बात को पकड़ लिया। मोदी ने कहा, उनका तीर निशाने पर लगा है। कांग्रेस के नेता परेशान घूम रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं मोदी ने कांग्रेस की हकीकत जनता के सामने खोलकर रख दी और शाही परिवार इसीलिए तिलमिला गया। साथियों, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे झुठला सकती है, जरा कांग्रेस जवाब दे। जब मैंने राजेश पायलट जी की बात कही तो आपको ऐसी चोट लगी, चू 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 करने लग गए। मैंने खड़गे जी का मुद्दा भी उठाया था। मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा। इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया। अगर हिम्मत होती तो बोल देते। चूंकि मोदी ने सचिन पायलट के बहाने
पूरे गुर्जर समाज की बात की, कांग्रेस पर गुर्जरों के अपमान का इल्जाम लगाया। इसलिए अशोक गहलोत ने जवाब देने में देर नहीं की। गहलोत ने कहा कि गुर्जर समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट का नाम चुनावी राजनीति में घसीट रहे हैं। यह अच्छा नहीं है और इससे बीजेपी को कोई फायदा भी नहीं होगा। अशोक गहलोत ने कहा, सच तो यह है कि बीजेपी ने गुर्जरों की कभी परवाह नहीं की, आंदोलन करने वाले गुर्जरों पर गोलियां बरसाई। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग हैं ही हैं, जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। इसके बाद सचिन पायलट ने भी मोदी को जवाब देने की कोशिश की। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव में राजेश पायलट का या सचिन पायलट का मुद्दा नहीं है, बीजेपी असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। सचिन ने कहा कि बीजेपी के नेता उनकी चिंता छोड़ दें, उनके भविष्य का फैसला राजस्थान की जनता और कांग्रेस हाईकमान करेगा। बीजेपी के नेता मुद्दों की बात करें। जहां तक स्वर्गीय राजेश पायलट जी की बात है, पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए। और जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं। और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी और मेरी जनता करेगी। और मुझे लगता है जो होगा बहुत अच्छा होगा। कि फिलहाल हमारा इशू प्रदेश का विकास, उन्नति हो। और बीजेपी का जो हमेशा एजेंडा रहा है कि ध्यान डाइवर्ट कर जज्बाती मुद्दों पर केंद्रित करने का या ध्यान भटकाने का, लेकिन किसान, नौजवान, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, इस पर डिबेट होना चाहिए। उससे बचने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। जिस समय सचिन पायलट मीडिया से बात कर रहे थे, जिस समय अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी वक्त असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा राजस्थान पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर आए और हिमंता ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मन मुटाव पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता देख रही है, गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक दूसरे को निकम्मा और नालायक साबित करने का कंपटीशन चल रहा है। अब इसमें कोई भी जीते, लेकिन जनता इनमें से किसी को नहीं चुनेगी। वो लोग का तो कंपटीशन है, कौन ज्यादा निकम्मा है। गहलोत बोल रहा है पायलट सबसे निकम्मा है, पायलट बोलता है गहलोत सबसे निकम्मा है। वो तो निकम्माओं का कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा निकम्मा है। सचिन पायलट इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस को उनकी मेहनत की वजह से कामयाबी मिली थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। सचिन पायलट ने 4 साल जमकर मेहनत की। गुर्जर समाज को लगा कि उनका नेता चीफ मिनिस्टर बनेगा। गुर्जरों ने कांग्रेस को खुलकर वोट दिया था। इसीलिए पूरी राजस्थान में बीजेपी बुरी तरह हारी और कांग्रेस की सरकार बन गई। इस बार गुर्जर कांग्रेस से नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए बीजेपी के नेता बार बार गुर्जरों को
सचिन पायलट के अपमान की याद दिला रहे हैं और अशोक गहलोत और सचिन पायलट इस पर बार बार सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार और अपराध का मुद्दा भी अशोक गहलोत के लिए मुसीबत है। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने आज अपनी रैलियों में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा, जिस राज्य का मुखिया कहे कि महिलाएं बलात्कार के झूठे केस दर्ज करवाती हैं, उस राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रह सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस राज्य का मंत्री बलात्कार की घटना पर मर्दानगी की बात करे, उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इसलिए अब ऐसी सरकार को सजा देने का वक्त आ गया है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां बहनें बेटियां बलात्कार के, रैप के झूठे मामले दर्ज कराती है। क्या भारत की कोई भी बेटी, राजस्थान छोड़ दीजिए, क्या कभी भी पुलिस थाने में जाकर के अपने चरित्र पर झूठे आरोप लगाने का काम क्या कभी कर सकती है? अरे मेरा देश तो ऐसा है, चरित्र के लिए जौहर करने के लिए निकल पड़ने की माता और बहनों की। गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सगी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या? क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। महिला सुरक्षा का मुद्दा अमित शाह ने भी उठाया। अमित शाह ने आज चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अमित शाह ने तुष्टीकरण, सांप्रदायिक हिंसा, करप्शन, पेपर लीक, किसानों से वादा खिलाफी और महिला सुरक्षा की बात की। अमित शाह महिला अपराध के मामले में एनसीआरबी का पूरा डेटा लेकर आए थे। उन्होंने कहा, पिछले 5 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध होते रहे और गहलोत सरकार आंख बंद किए रही। अमित शाह ने कहा कि अब चुनाव में महिलाएं ही कांग्रेस का हिसाब करेंगी। 5 साल में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। 35,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई। 15,000 से ज्यादा कम वय की बच्चियों पर दुष्कर्म की घटनाएं हुई और प्रतिदिन 19 बलात्कार के मामले राजस्थान में सामने आए हैं। देश भर के जो बलात्कार के मामले हैं उसमें से राजस्थान में 22% बलात्कार के मामले हैं और यहां तक कि अब दरोगा भी बलात्कार के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं। फिर भी अशोक गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं हिलता है। ये महिलाओं का गुस्सा हम जहां जहां गए वहां हमें दिखाई पड़ा है और महिलाएं एकजुट होकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर में आती हैं। बड़ी बात है कि आज अशोक गहलोत ने महिलाओं की सुरक्षा मुद्दे पर
कोई सफाई नहीं दी। लेकिन उन्होंने बार बार इल्जाम लगाया कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी राजस्थान को बदनाम कर रही है। मामला महिलाओं की सुरक्षा का हो या करप्शन का, बीजेपी झूठ की बुनियाद पर बैल खड़ा करना चाहती है। गहलोत ने कहा कि मोदी बार बार लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लाल डायरी और महादेव ऐप की साजिश बीजेपी ने रची है। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच करवा ली जाए, पूरा सच सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहाँ रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूँ बघेल को। तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास। अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी। तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। चूंकि अशोक गहलोत ने लाल डायरी की जांच की बात की, तो अमित शाह ने पूछ लिया, लाल डायरी उनकी सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ही सामने लाए थे। लाल डायरी की चर्चा तो 6 महीने से हो रही है, गहलोत ने अब तक उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। इसमें लाल डायरी के कंटेंट के बारे में वो कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं? मुद्दा लाल डायरी का मामला कौन उठा रहा है नहीं है। मैं गहलोत साहब को कहता हूं, लाल डायरी के मुद्दे को तो भाजपा के कार्यकर्ता वाचा दे रहे हैं। सवाल आपसे राजस्थान की जनता कर रही है कि क्या है लाल डायरी में, क्यों डर रहे हैं? आपके एमएलए ने ही इसको बाहर निकाला है, क्या जवाब देना नहीं बनता? ऊपर से सवाल कर रहे हैं, अब तक क्यों जांच नहीं करा है उन्होंने? अगर वो कह रहे बीजेपी की साजिश है तो जांच करा लेते। उनके विधायक ने लाल डायरी बाहर निकाला है, हमने नहीं निकाला है, उनके मंत्री थे। राजस्थान के चुनाव में सनातन, हिंदुत्व और अपीजमेंट की राजनीति भी बड़ा इशू बन गई है। योगी आदित्यनाथ इन मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं। कैंपेन के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने जयपुर की झोटवाड़ा सीट पर रोड शो किया। इस सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। योगी को देखने के लिए हजारों लोग इस रोड शो में उमड़े। उनके स्वागत के लिए जगह जगह बुलडोजर खड़े किए गए थे। लोगों का उत्साह देखकर योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर ही लोगों को संबोधित किया और योगी ने अपनी बात बुलडोजर से ही शुरू की। राजस्थान में बढ़ते माफिया राज पर हमला किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के 5 साल के राज में राजस्थान बहुत पीछे चला गया है। योगी ने कहा कि माफिया राज को खत्म करने के लिए बुलडोजर जरूरी है और बुलडोजर के लिए बीजेपी जरूरी है। राजस्थान में आज जिस प्रकार की अराजकता है, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने राजस्थान को तमाम प्रकार से पीछे धकेला है, यहां के विकास को अवरुद्ध किया है। माफिया राज यहां पर स्थापित करने के लिए
उन्होंने नए नए माफिया पैदा करने के कार्य किए हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक की अनेक घटनाओं का होना इस बात का प्रमाण है। आज यहाँ पे भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया और संगठित अपराध में संलिप्त लोक माफिया जिस तरीके से शासन सत्ता पर हावी होकर के आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका समाधान एक ही है, राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। इसके बाद योगी ने राजाखेड़ा, बाड़ी और धौलपुर में 3 रैलियां की। हर रैली में योगी ने सनातन की बात की, कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने राम और कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार दिया था, इसलिए सनातन में आस्था रखने वाले कभी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। हमारे यहां संबोधन राम राम का होता है, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है, अंतिम यात्रा भी राम नाम कह करके ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। सनातन की बात हिमंता बिस्व शर्मा ने भी की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने आज जयपुर में दिया कुमारी के समर्थन में रोड शो किया और उसके बाद चुरू की रैली में हिमंता ने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अगर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को ठीक मानती है तो फिर हिंदुओं के देश में हिंदू हित की बात करना गलत कैसे हो सकता है? आज मुझको बोलता है अशोक गहलोत जी, ये हिमंता हिंदू का राजनीति करते हैं। अरे भैया, मैं हिंदू का राजनीति भारत में नहीं करके मैं क्या पाकिस्तान में जाके हिंदू का राजनीति करूं क्या? मैं क्या पाकिस्तान में जाके हिंदू का राजनीति करूं? जब आप लोग कर्नाटक में मुसलमान को 12% आरक्षण देता है, वो क्या तुष्टीकरण का राजनीति नहीं है? आज तेलंगाना में आप बोल रहा है कि मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा, वो क्या तुष्टीकरण का राजनीति नहीं है? हम तो कभी नहीं बोलता हूं हिंदू को आरक्षण दो, हम बोलता हूं एसटी को आरक्षण दो, एससी को आरक्षण दो, ओबीसी को आरक्षण दो, हम तो कभी नहीं बोलता हूं। लेकिन आज कांग्रेस पूरा देश में मुसलमानों का आरक्षण भी खोल दिया है और अभी बोल रहा है कि बीजेपी हिंदू का राजनीति करते हैं। अगर बीजेपी नहीं होते थे ना तो ये देश में बाबर और औरंगजेब ही चलाता था और देश में सनातन कब को खत्म कर देता था। हर दिन स्टेलिन बोलते हैं कि सनातन को खत्म करो, खड़गे जी बोलता है सनातन को खत्म करो। लेकिन मैं कांग्रेसियों आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ये देश सनातन ने बनाया और जब तक शान और सुरूज रहेगा ये देश में सनातन रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये बात आप सुन लो। हिमंता इतने पर ही नहीं रुके। चुरू की रैली में उन्होंने मदरसों को असम में क्यों बंद किया गया इसकी वजह भी बताई। हिमंता ने कहा कि असम में मदरसों को बंद करने का फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मदरसों में बच्चे सिर्फ मौलाना बनते हैं,
लेकिन वो चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े आदमी बने। मेरा पास एक फाइल आया कि मद्रासा शिक्षकों को सैलरी देना है। मैंने वो अधिकारी को पूछा कि आपका बेटा बेटी मद्रासा में पढ़ते हैं क्या? बोले साहब नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ता है? बोले डॉन बॉस्को में पढ़ता है। डॉन बॉस्को में पढ़ने से क्या होता है? डॉक्टर बनते हैं। मद्रासा में क्या पढ़ने से क्या होते हैं? बोले साहब मुल्ला बनते हैं। अभी आप बताइए, मुल्ला बनाने का ठेका की मैंने लेकर रखा हूं, हम लोग लेकर रखा हूं क्या मुल्ला बनाने का ठेका? तो मैंने वो अधिकारी को बोला, देखो ये दुकान आज ही से बंद कर दो, हमें मद्रासा चलाना नहीं है। बोले साहब हल्ला हो जाएगा। मैं बोला मजा आएगा, हल्ला होगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन मद्रासा भी बंद हो दिया। हल्ला करने वाला बाबर औरंगजेब मुझको दिखाई भी नहीं दिया। मतलब क्या है? ये बाबर औरंगजेब कहां निकलता है? जहां कांग्रेस का शासन होते हैं, जहां बीजेपी का शासन होते हैं, बाबर औरंगजेब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। भाई और बहनों, कल से आप राजस्थान में बीजेपी का सरकार आने दीजिए, बाबर औरंगजेब तो चुपचाप आप लोगों का भाई साहब क्या है बताइए, आप ठीक है ना, मैं ठीक हूं ना। और जब कांग्रेस का सरकार आता है, सर्तन जुदा करने का हिम्मत हो जाते हैं। हिमंता की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचते हैं, क्योंकि हिमंता के बोलने का अंदाज इंटरेस्टिंग है और वो तीखा बोलते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता सुनना चाहती है। चुरू की रैली में हिमंता ने पेट्रोल डीजल की कीमत की बात भी की। हिमंता ने कहा, असम तो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पेट्रोल डीजल पहुंचाने में खर्चा ज्यादा होता है, फिर भी असम में पेट्रोल डीजल राजस्थान के मुकाबले सस्ता है। हिमंता ने कहा कि अशोक गहलोत महंगा तेल बेचकर राजस्थान के लोगों की जेब काटकर शाही परिवार का खजाना भरने में लगे हैं। दिल्ली से राजस्थान नजदीक होते हैं, असम 3000 किलोमीटर दूर होते हैं, तो पेट्रोल का दाम असम में ज्यादा होना चाहिए कि राजस्थान में? असम में होना चाहिए ना, दूर है, छोटे प्रदेश है। पेट्रोल का भाव भी राजस्थान में ज्यादा है, डीजल का भाव भी राजस्थान में ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी करेंट का बिल भी राजस्थान में ज्यादा देना पड़ता है। बीजेपी शासित प्रदेश में पेट्रोल 97-98 रुपया में मिलता है और कांग्रेस शासित प्रदेश में 110 रुपया तक पेट्रोल का भाव होते हैं। मतलब आज आप लोग का जेब कौन काट रहा है? आज जेब कौन काट रहा है? कांग्रेस को वोट देने का मतलब डेली गाड़ी में 10 लीटर हम लोग पेट्रोल डालता हूं ना, 100 रुपया टैक्स देना कांग्रेस को वोट देने का मतलब होते हैं। और गहलोत जी बोलते हैं राजस्थान का सरकार को देश देखते हैं। अगर आप राजस्थान के आज के बीजेपी के कैंपेन को देखेंगे तो नेताओं की बातों में एक पैटर्न नजर आएगा। आपको दिखाई देगा जो इश्यूज राजस्थान की जनता को सबसे ज्यादा चुभते हैं, उन्हें बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उठाया गया। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध का मसला उठाया, अमित शाह ने लाल डायरी की बात की, योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में बढ़ते माफिया राज का इलाज बताया, कांग्रेस को सनातन विरोधी डिक्लेयर कर दिया। रही सही कसर हिमंता बिस्व शर्मा ने पूरी कर दी। उन्होंने मदरसों को बंद करने के फैसले का जिक्र किया। हिमंता ने राजस्थान में बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों की याद दिलाई। लेकिन यह देखकर थोड़ी हैरत हुई कि राजस्थान में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस के स्टार कैंपेनर नजर नहीं आए। बीजेपी ने जो सवाल उठाए, कैंपेन के आखिरी दिन जो कुछ कहा, अगर इसका जवाब आज दिया गया होता तो बेहतर होता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बनाने, बेचने और रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
यूपी के तमाम जिलों में फूड डिपार्टमेंट की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। अब इस दौरान बिहार और महाराष्ट्र में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग शुरू हो गई है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर बिहार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की। गिरिराज सिंह का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट देने का धंधा 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पर इस्लामीकरण की कोशिश हो रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बंद करना चाहिए। हलाल आमतौर पर हम लोग जानते थे कि कुरान का ये शब्द है और वो बकरे को काटते थे तो हलाल करते थे, वो निर्दयी की तरह, वो उनके धर्म में बात है। लेकिन सनातन धर्म में झटका है। लेकिन अब हलाल चीनी पर आ जाए, हलाल टीवी पर आ जाए, हलाल तेल पर आ जाए, तो ये बाजार का इस्लामीकरण है। ये क्या पाकिस्तान है कि यहाँ इस्लामिक कानून चलेगा? ये इस्लामिक कानून को स्थापित करने का, शरिया कानून को स्थापित करने का, इसको कांग्रेस ने बरसों से पाला पोसा। ये जो इंडी गठबंधन है, इसने पाला पोसा वोट के खातिर, चुपचाप सब कुछ फलने फूलने दिया। तुम हलाल करो ना, एक मुस्लिम स्टोर खोल दो हर जिले में, हर बाजार में मुसलमानों के लिए, लेकिन तुम आम नागरिकों पर ये हलाल और जजिया टैक्स और इस्लामिक कानून अब बर्दाश्त नहीं। गिरिराज की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा यह सब बेकार की बातें हैं। बीजेपी को सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना आता है। तेजस्वी ने कहा मंदिर का घंटा बजाने से पेट नहीं भरेगा। गिरिराज सिंह को रोजी रोजगार की बात करनी चाहिए। उनके मंत्रालय ने कितना काम किया, इसका हिसाब देना चाहिए। इस पे टिप्पा टिप्पणी ठीक नहीं है, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। यही तो फर्क है उन लोगों में और हम लोगों में। हम लोग गरीबी मिटाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और ये लोग हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। एक बात जान लें, वो लोगों का पेट है ना, नौकरी देने से बढ़ेगा, विकास करने से बढ़ेगा। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, मंदिर में घंटा बजाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों की राजनीति आप देखिए ना, यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं कि नहीं नौकरी पाने? यूपी के लोग ही जो नौकरी जिनको मिला है वो क्या कह रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद बता रहे हैं इसको। गिरिराज से सरकार उनकी है ना, उनके सरकार में कितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है वो बताना चाहिए, आंकड़ा स्पष्ट। बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी हलाल प्रोडक्ट्स बैन करने की मांग हो रही है। बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हलाल प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी में महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्दी इस बारे में फैसला लेगी, लेकिन उससे पहले खुद पब्लिक को ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए। हलाल का कोई भी प्रोडक्ट इस देश में, महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। ये भावना हमारी है, ये भूमिका है। हलाल प्रोडक्ट किसने खरीदना भी नहीं चाहिए, और आया बड़े कहीं से आया तो उसको वापर नहीं होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र की जनता को विनती करता हूँ, हलाल जहाँ दिखा है वह उसको हलाल करो और उसको कभी यूज में मत लाओ। महाराष्ट्र भी ये करेगा, जनता भी ये करेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। मुस्लिम संगठन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी का विरोध कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को कोस रहे हैं। क्योंकि मुद्दा महाराष्ट्र तक पहुंच गया, इसलिए आज मुंबई से कई रिएक्शन आए। इस मामले में सबसे तीखा बयान रजा एकेडमी के मौलाना खलीलुर रहमान नूरी ने दिया। मौलाना नूरी ने कहा कोई क्या खाता है, कौन से सामान इस्तेमाल करता है, इससे सरकार को क्या मतलब।
मौलाना योगी आदित्यनाथ से इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने योगी को दहशतगर्द करार दे दिया। मौलाना नूरी ने कहा, बीजेपी इस तरह की हरकतें चुनाव को ध्यान में रखकर कर रही है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले 2024 में उसका बोरिया बिस्तरा बंधना तय है। बैंड किस चीज़ का बैंड? आप सवाल है कि हमारे थाली में आके देखोगे हम क्या खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं कि हराम खा रहे हैं, आपको क्या हक पहुंचता है? हैं? आपके बाप का राज है कि आप जो चाहो जिस तरह से कहो, आकर धमकाओ, लोगों को डराओ। आपको हुकूमत करने के लिए दिया है, न कि गुंडागर्दी करने के लिए। आप गुंडागर्दी करोगे हुकूमत के नाम से, हैं? गुंडागर्दी नहीं चलेगी ना। ये अगर टेरर जो है फंडिंग में अगर हो रहा है तो आपके हाथ में हुकूमत है, उससे ज़्यादा तो गुनहगार आप हो, मुजरिम आप हो। आपके ऊपर केस चलना चाहिए कि टेरर में हो रहा। तो आप तक कहाँ सो रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आईबी कहाँ थी आपकी? योगी जी को हर जगह टेरर दिखता है, इसलिए कि वो खुद एक दहशतगर्द रह चुके हैं। पहले पार्लियामेंट में हर आदमी ने देखा है कि किस तरह से रोया गुंडागर्दी। कई मर्डर के केसेस के ऊपर, कितने मर्डर के केसेस के ऊपर है योगी के ऊपर थे, जो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने अपने केस को विड्रॉ कराया। पार्लियामेंट में पूरे मुल्क ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, बच्चों की तरह रो रहे हैं कि हमको मुलायम सिंह जो है मरवा देगा, हमको बचाओ हमको। ये जो है इनका जो है इनका खुद का रिकॉर्ड सही नहीं है। अब चूंकि ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं और ये जो है इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं ये असल में, कि आने वाले जो है 2024 में इसको इशू को बनाओ, लंबा लेके चलो, ताकि हिंदू मुसलमान लड़ें आपस में हो और हम जो है इलेक्शन जीतें। जो चाहें, उनके हाथ में गवर्नमेंट है, वो जो चाहें इस वक्त करें। 2024 गुड़िया बिस्तर लपेट के चले जाएंगे और इनके वांदे खुद हो जाएंगे, फिर इनकी इंक्वायरी शुरू होगी। योगी के फैसले के बाद अब कई राज्यों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग उठ रही है और इससे दिक्कत उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्यादा होगी जिनमें विरोधी दलों की सरकारें हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नीतीश कुमार को होगी, क्योंकि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मुसलमान करते हैं। तेजस्वी का रिएक्शन आपने देख लिया, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। नीतीश और तेजस्वी दोनों ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे मुसलमान नाराज हो जाएं। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता इसे इशू बनाएंगे। वो पूछेंगे, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट की मोहर क्यों लगती है, इससे होने वाली कमाई कहां जाती है? तो नीतीश कुमार को जवाब देना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में यह मसला इतना बड़ा नहीं है, वहां राज ठाकरे भी हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां उद्धव ठाकरे को होगी कि वो इस मसले पर क्या स्टैंड लें। आज पंजाब से एक परेशान करने वाली खबर आई। कपूरथला में एक गुरुद्वारे में कब्जे को लेकर निहंगों के 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई। जब बीच बचाव करने के लिए पुलिस आई तो निहंगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस वालों के हाथ कट गए। पुलिस के मुताबिक गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा पर कब्जे को लेकर निहंगों के 2 गुटों में काफी समय से टकराव हो रहा था। फिलहाल इस गुरुद्वारे के मैनेजमेंट पर संत बाबा बलबीर सिंह का कब्जा था। उन्होंने अपने 2 सेवादारों निर्वैर सिंह और जगजीत सिंह को गुरुद्वारा साहब में तैनात किया था। 2 दिन पहले बाबा बुढ़ा दल से अलग हुए दूसरे गुट के मुखी संत बाबा मान सिंह अपने 15-20 साथियों के साथ यहां आए और गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा साहब पर कब्जा कर लिया, सेवादारों को घायल कर दिया। चूंकि 27 नवंबर को गुरु पर्व है, इसलिए पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पास में ही थी। झगड़े की खबर मिलते ही पुलिस गुरुद्वारे में पहुंच गई, लेकिन गुरुद्वारे पर कब्जा करके बैठे निहंगों को लगा पुलिस उन्हें घेरकर अरेस्ट करने आई है। उन्होंने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। हिंसा के बाद अब जाकर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। गुरुद्वारे में मौजूद सभी निहंगों को बाहर निकाल दिया गया और जब तक इसकी ओनरशिप को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक गुरुद्वारा प्रशासन के अंडर रहेगा। 27 नवंबर को गुरुपुरब को देखते हुए शहर में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस टीम पर हमले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में मारे गए होमगार्ड के जवान के परिवार वालों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, साथ ही एक फैमिली मेंबर को नौकरी भी दी जाएगी। आज सुबह जब पुलिस को यह पता लगा कि यहाँ कुछ लोगों को बंधक बनाया है और इस पे कब्जा किया गया है, पुलिस यहाँ भारी मात्रा में सुबह इकट्ठी हुई
तो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई, जिससे हमारे एक मुलाजिम की डेथ हो गई और 2 के हमारे हाथ कट गए हैं, जिनका सर्जरी अभी भी जोशी हॉस्पिटल जालंधर में चल रही है। उसके बाद इन सब से नेगोशिएशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 302 का मामला दर्ज किया गया है। 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वेपन्स हमने रिकवर कर लिए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। 145 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा चुकी है। ये प्रॉपर्टी अब एसडीएम और सरकार के अधीन रहेगी जब तक इसका फैसला नहीं होता कि ये इसका मालिक कौन है। और आम जो यात्री हैं उनके लिए जगह खुली रहेगी, वो आके दर्शन कर सकते हैं और शहर में पूरी तरह सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गुरु घर शांति का, भाईचारे का, सद्भाव का संदेश देने वाला पवित्र स्थान होता है। इसलिए गुरुद्वारे पर कब्जा करने के लिए हिंसा करना, गोली चलाना, तलवारों का इस्तेमाल करना बहुत दुखद है।